जय हिंद। साथियों, तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी समझिए कि मर गया था, समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी उसने एक नई जिंदगी प्राप्त की। इस वीडियो में गोरी के बारे में बहुत से ऐसे तथ्य जानकारियाँ आपसे साझा करने वाले हैं जो आप कहीं नहीं पढ़े हैं, और ये भी जानेंगे कि मोहम्मद गोरी गजनियों को हराया क्यों। नहीं चाहता था कि गजनियों से उनका कोई मुठभेड़ हो, क्योंकि जिस क्षेत्र का यह राजा था उस क्षेत्र के बगल का ही एक राजा हुआ करता था, गजनी, और उससे यह दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। फिर भी उसने गजनियों को उखाड़ फेंका। तो आइए वीडियो में इस चीज़ को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी, ये जो मोहम्मद गोरी है, यह जो है घोरिंद वंश का था। घोरिंद वंश से इसे हम संबंधित करते हैं, और यह संबंधित था। जो इसका जन्म था वह मध्य अफगानिस्तान में, इसका जन्म मध्य अफगानिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो खुरासान में, और यह खुरासान का वहाँ पे शासक भी बनता है। ठीक है, तो अब जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो यह 1173 से 1206 तक यह शासक रहता है। कहाँ का? तो गौर का यह शासक था। उस समय गजनी के जो शासक थे, गजनी तो मर चुका था, उसके शासक गजनी पर शासन किया करते थे। और ठीक 1373 है ना, तो लगभग कि 1150 तक गजनियों का शासन था। उसके बाद धीरे धीरे गजनियों का शासन खत्म होता गया, और अन्य राज्यों से भी उसका शासन नष्ट होता गया, और जो भी बचा था उसको गजनी ने खत्म कर दिया। तो गौर 1173 में गौर का शासक बना। अब ठीक दूसरे साल अपनी राजा बनने के बाद 1175 में गोमल दर्रे से होकर, यहाँ पे गोमल दर्रा था, गोमल दर्रा हम आपको जब ले चलेंगे मैप पर तो वहाँ पे आप इसे देखेंगे। इसने मुल्तान और उच्च को क्या कर लिया? इसने जीत लिया, यानी यहाँ पे अपना राज्य की स्थापना कर लिया। यहाँ पे इसे हम बड़ा करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये रहा गजनी। ठीक है, यहाँ पे गजनी का शासक हुआ करता था, और ठीक यही या बगल में इसके गौर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गौर। और चूंकि गजनी का भी यही शासक था, और इसका जो मेन मतलब जहाँ पे जगह मेन था वो गौर होता था, लेकिन यह गजनी को भी अपने अंडर में ले चुका था। ठीक यहीं पे यहाँ पे गोमल पास है, देख सकते हैं, इसे गोमल दर्रा हम कहते हैं, गोमल दर्रा। और गोमल दर्रा से होकर के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आने का एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा एक और रास्ता है, खैबर दर्रा। कहाँ पे? खैबर दर्रा। तो यहाँ से होते हुए यह सिंधु नदी को पार करते हुए मुल्तान को और उच्च को सबसे पहले क्या कर लिया? जीत लिया। देख सकते हैं कि गौरी भी मतलब कि गजनी की तरफ सौभाग्यशाली था, और हर एक साहसी भी था, ताकि हर एक
युद्ध में वह सफल होता हुआ नज़र आता है, आप देखेंगे। तो यह रहा गोमल दर्रे से होता हुआ यह मुल्तान पहुंचा और मुल्तान से उच्च पहुंचा। इस क्षेत्रों को उसने अपने अंडर में ले लिया। अब आप देखेंगे कि उच्च के ठीक बाद ही यह गुजरात वाला पूरा एरिया है। और उसे लगा, क्योंकि उसने भी बचपन में गजनी के साथ जितने भी इतिहासकार आए थे, जैसे अलबरूनी, फारूकी, उतवी, फिरदौसी, इन्होंने भारत के बारे में खूब बड़ाई की कि भारत जो है सोने की चिड़िया है, भारत को जितना भी लूटोगे कम में रहेगा। यह भी इस चीज़ को जब पढ़ा तो यह बचपन से ही यह सपना लेकर चल रहा था कि मैं भी चलूँगा तो सोमनाथ को फिर से लूटूंगा। गुजरात में ही सबसे बड़ा धन है, गुजरात को पहले लूटूंगा फिर लूटूंगा बाद में किसी को। और ये इसका सपना जो है पूरा करने के लिए उच्च के बाद ये सीधे गुजरात में क्या किया, अपना पहुंचा। लेकिन इसका समय सही नहीं चल रहा था, क्योंकि उस समय मूलराज चालुक्यों का एक शासक था, मूलराज, ठीक है, चालुक्य वंश का शासक जो गुजरात पर शासन कर रहा था। और यह चालुक्य जो है इसको क्या किया, एकदम ऐसे हराया कि जिंदगी भर यह याद किया और इस रास्ता को भूल ही गया कि हम इस रास्ते से भारत को जीतने का सपना जो देख रहे हैं वह कभी पूरा होगा। और यह क्योंकि जब सोमनाथ मंदिर जब लूटा गया था तो ये जो चालुक्य राजा थे या सोलंकी राजा थे, इनको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका था कि ये फिर दोबारा आएंगे। इसलिए ये अपनी आर्मी यानी सेना को तैयार रखा था कि आओ बस तुम्हारा हम सेवा करें। और गौरी का बड़ी बढ़िया से सेवा किया गया। यहाँ पे सेवा होने के बाद फिर यह मुल्तान होते हुए जो है यहाँ से वापस चला गया। जबकि आप भी जब गजनी हमने पढ़ाया था तो गजनी भी यही काम किया था। यह जो है जब जीत लिया सोमनाथ को तो यह सीधे यह उच्च वाले क्षेत्र से जाने के बजाय यह जो है रेगिस्तान वाले क्षेत्र से जाने का प्रयास किया, क्योंकि इधर वाले क्षेत्र में जो सोलंकी वंश का शासक था भीमराज फर्स्ट, इसने लोगों को मोटिवेट किया था अपने हिंदू राजाओं को कि अगर वह लूट के जाएगा इसलिए तुम लोग विरोध करना, तुम लोग उसके साथ लड़ाई करना। इसलिए इनसे बचते हुए वह जो है इधर से होके मतलब कि रेगिस्तानी मार्ग चुना, जो कि बहुत ही कठिन मार्ग था। बताया जाता है कि उसका बहुत सारा धन जो है उसी में ख़त्म हो गया, पानी खाना नहीं मिला, बहुत से उसके सैनिक मारे गए, जानवर भी मारे गए। तो देख सकते हैं कि यह किस तरीके से चला गया। और इसी कारण इसे कहते हैं कि यह केवल भारत को लूटने के लिए आया था, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए आया था गजनी में, यहाँ से लेकर चला गया। अब हम बात करते हैं गौरी की। तो गौरी जो है अब भारत में प्रवेश करने का जो रास्ता था मुल्तान से उच्च होके गुजरात के रास्ते, अब तो वह सब असफल हो गया। अब वह इस रास्ते को न लेकर के दूसरा मार्ग बदलने पर मजबूर हो गया। तो अब जो है मजबूर हो गया तो अब उसने पंजाब, सिंध और पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश करने का एकमात्र जो रास्ता था उसे क्या किया, अपनाया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से देखिए वह इस क्षेत्र को जीता तो था नहीं, उच्च और मुल्तान को, तो फिर यहाँ से फिर वापस चला गया अपने गोमल दर्रे से, फिर कहाँ, गजनी चला गया। गजनी जाके आराम से आराम किया, कितने साल तक, लगभग 10 से 11 सालों तक। उसके बाद उसका दिमाग किया कि नहीं, अब जो है दिमाग लगा लिया कि अब हमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और इन गलतियों से हमने कुछ सीखना चाहिए। बड़ा ही बढ़िया दिमाग लगाया और उसने अब देखा कि अब गोमल दर्रे से न जा करके बल्कि हम क्या करेंगे, खैबर पख्तूनवा, ये जो खैबर पास है उससे हम जाएंगे, और यह भी जो है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को जाने का एक रास्ता है। अब आप सोचेंगे
कि यह मुल्तान और उच्च से होकर के क्यों नहीं इधर जा सकते थे। देखिए जाने का मतलब समस्या यह है कि ये सब पहाड़ी एरिया है कि इधरों से किधरों नहीं जा सकते, उसमें बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, आप पार नहीं कर सकते। तो कुछ वहाँ पे निश्चित रास्ते बने हैं, उन्हीं रास्तों को आप अपना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से रास्ते जो है पहले से ही बने हुए थे, आने जाने के बढ़िया रास्ते थे। तो यहाँ से यह लाहौर होते हुए पंजाब जाएगा, पंजाब से होते हुए सिंध से मतलब कि यहाँ पे पड़ जाएगा बठिंडा तक, ठीक है। जाके यहाँ से आसानी है, जबकि यहाँ से यह नहीं कि मुल्तान जीता, मुल्तान से फिर वापस इधर चला जाए, यहाँ पे ऐसे कोई रास्ते नहीं थे। और जितने भी अन्य आक्रमणकारी थे, जैसे गजनी थी, गजनी भी था, तो वो भी इसी रास्ते से आया था। तो ये रास्ता बिल्कुल मतलब सही था और इस रास्ते पर आने जाने की सुविधा थी। और यहाँ पे बहुत सारे राज्यों के शासक हुआ करते थे जिनसे ये मदद मांग सकते थे या बीच में उन्हें लूट करके अपने खाना पानी और दाना का व्यवस्था कर सकते थे। तो मतलब यह सब इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखिए कि दूसरी बार जब जो है 1186 में इसने जब खैबर पख्तूनख्वा से आगे बढ़ा तो यहाँ पे जो है गजनियों का शासन था, लाहौर तक शासन था, ठीक है। जब यहाँ पर शासन था गजनियों का, तो गजनियों को पहले क्या करना पड़ा, इसे हटाना पड़ा रास्ते से, क्योंकि रास्ते से नहीं हटाएंगे तो ये सब खाना पीना देंगे नहीं, इसको दाना पानी अन्न जल उठ जाएगा, इनको भोजन नहीं मिलेगा, तो यह ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनकी सेना ऐसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो पहले यही समस्या होती थी कि अगर राजा आक्रमण के लिए निकल रहा है तो उसे सारे भोजन पानी और इसकी व्यवस्था करनी होगी। तो वह रास्ते में क्या करता था कि देखता था किसी को जहाँ समृद्ध है तो उसे पहले लूट लेता था, सारी व्यवस्था हो जाती थी, और फिर वहाँ से वह कुछ और सामग्री लेकर के आगे बढ़ जाता था। तो ऐसे ही यह भी गोरी ने भी किया और धीरे धीरे कहाँ बढ़ा, आगे की तरफ बढ़ गया। तो इसने जो है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा को मतलब इसको कब्जा कर लिया और इस वाले क्षेत्र को पूरा पंजाब वाले क्षेत्र के आधे तक उसने आप बढ़ आया। अब उसके बाद जो है आगे बढ़ा तो यह सिंध तक गया और सिंध के बाद यहाँ पे सिंध वाले क्षेत्र के और फिर पंजाब वाले क्षेत्र में आ गया। तो पंजाब में देखिए लाहौर भी है, बठिंडा भी है, ठीक है। और तराइन भी जो है हरियाणा में तराइन आता है, मतलब ये भी पंजाब में आता है। तो यहाँ पे आ गया, पहुँच गया धीरे धीरे। तो तराइन कहाँ पे है भैया, तो पंजाब में तराइन है, ध्यान रखिएगा, इसे पंजाब न मारिएगा, ठीक है। तराइन का युद्ध जो कि जालंधर के बगल में ही है, मतलब बठिंडा के बगल में। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यह जो है उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। अब 1190 में अब देखिए धीरे धीरे ये काम कर रहा है। 1186 में तो खैबर पख्तूनख्वा से धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ा था और धीरे धीरे समय लगता था, यह नहीं कि एक बार निकल गए तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, नहीं भाई, जो भी मर गए कुछ सैनिक हैं उनके लिए श्रद्धांजलि करानी है और भी सामान जो जुटाने हैं, हथियार बनवाने हैं, तो इन सब के लिए समय लगता था। इसलिए अपने आक्रमण को रोक देते थे और सारी व्यवस्थाएं करके पूरी तरीके से साजो सामान के साथ सुसज्जित होकर तब जाकर युद्ध में उतरते थे। तो इनको धीरे धीरे अब 1190 की स्थिति आ गई और 1190 में यह जो है सिंध और पंजाब को जीत लिया था। 1190 तक सिंध और पंजाब क्या किया, जीत गया था, यहाँ तक यह पहुँच गया था। जब आगे बढ़ा तो यह लाहौर के बाद देखिए भटिंडा तक पहुँच गया। जब भटिंडा का एक महल था, भटिंडा का महल जिसे कहते हैं, उसको इसने कब्जा कर लिया। उसको क्या कर लिया, कब्जा कर लिया यहाँ पे। जब कब्जा किया भाई साहब, तो अब इधर जो चौहान वंश के थे शासक अजमेर के, यहाँ पे अजमेर है बगल में ही, तो इनको पता चला और इनका ये सब क्षेत्र था, इसे पता चला कि नहीं जो है गौरी कोई शासक है यहाँ तक पहुँच गया है। तो उसका जो सेना था गोविंद राय के नेतृत्व में, कौन था भाई, गोविंद राय के नेतृत्व में यह सेना चल पड़ी। और जब सेना आगे बढ़ी तो यहाँ पे भीषण युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध जिसे हम कहते हैं। जब भटिंडा के पास में ही देख रहे हैं आगे, ये थोड़ा सा है यहाँ पे,
एकदम इतना भीषण युद्ध हुआ। और यहाँ दिल्ली से जो है कौन गया था, तो यह मूलराज कह रहे हैं, क्या नाम भाई इसका था, गोविंद राय, जो कि चौहान वंश का या चौहान का सेनापति था। यह दिल्ली से गया और इधर से जो है बठिंडा से तराइन में ये सेनाएं मिलती हैं, भीषण युद्ध होता है। यहाँ तक कि जो गोविंद राय था यह इसी युद्ध में, यह युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। अब यह तो मारा गया, लेकिन जो गोरी था वह भी अभी उसका भी लास्ट जीवन चल रहा है, उसका भी अंत हो गया समझिए। वह भी एकदम क्या हो गया था, बुरा। अब इस समय तक गोरी भी इतना घायल हो गया था कि वह बेहोश हो गया था। और बेहोशी की हालत में वह लगभग 8 घंटे तक बेहोश हालत में रहा और युद्ध समाप्त हो गया। इसमें कोई भी निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि जब गोरी मतलब बेहोश हो गया, ख़त्म हो गया, लोगों को पता नहीं चला कि गोरी है कहाँ। उसी सेना और सैनिकों के बीच में वो भी कहीं दबा गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद अब जो गोरी के सैनिक थे वह पीछे हट गए और चौहान के जो सैनिक थे वह भी धीरे अपने पीछे हट गए, वापस चले गए। और यहाँ पे चौहान की विजय समझी गई, मानी गई, क्योंकि अब उसके समक्ष कोई लड़ने वाला था नहीं, इसलिए वो सभी लोग अपने में चले गए। और अभी गोरी पूरा बेहोश होकर ख़त्म, समझिए कि लास्ट चल रहा है सांसें। उसके बाद रात होती है और रात को जो है गोरी को ढूंढने का, इसके जो मतलब गुलाम होते हैं, जो इसके सेनापति होते हैं, इन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं और योजना बनाते हैं। तो इन्हें ढूंढते ढूंढते जो है गोरी की पता चलता है कि गोरी एकदम बेहोशी हालत में, मृत हालत में पड़ा हुआ था सैनिकों के बीच, नॉर्मल सैनिकों के बीच। अब वहाँ पे चिकित्सक को बुलाया गया और चिकित्सक ने देखा और उसने बताया कि अभी ये जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। तो इसके लिए तुरंत जो है चौहान की सेना से बचने के लिए कि गोरी अभी जिंदा है या मरा है, इससे बचने के लिए उसको जो है कूड़े वाले में, जहाँ पे कूड़ा सब रखा जाता है, उस वाले डिब्बे में भर करके इसे फिर से गौर लाया गया। समझ सकते हैं कि बस 4 घंटे 5 घंटे और गौरी नहीं मिला होता तो यहीं पे इसका सत्यानाश यानी इसकी ज़िंदगी का अंत रहा होता। फिर भारत पर जो कब्जा करने वाले जो आए थे, अब धीरे उनका अंत हो जाता और भारत का इतिहास कुछ और होता, क्योंकि जो ऐबक था यह इसी का गुलाम था। और ऐबक देखते हैं कि गुलाम वंश के बाद खिलजी, तुगलक सुगलक जितने सैयद फैद आए सब इसी से संबंधित थे। तो आप देख सकते हैं कि यह गोरी के लिए, यार गोरी के इतने बड़े भारत के जो इतिहास के लिए इतना समय 4 घंटे बहुत ज़्यादा जिम्मेदार था। उसके बाद इसे जो है दवा वगैरह सब हुई और यहाँ पे गोरी जो है 1 साल तक सारी योजना बनाया, अपने गौर में रह करके उसने कई सारी चीज़ें निर्धारित किया और पता लगाया कि हमने क्यों हारा। तो उसे पता चला कि जितने भी हमारे अमीर थे, घुरिंद जो उसके जनजाति के लोग थे वे, और अफ़गान लोग थे उन्होंने, और जो खिलजी थे, उस समय खिलजी थे जो इसके सेनापति या अमीर हुआ करते थे, उन्होंने इसका साथ अच्छे से नहीं दिया और इनका जो लड़ाई में या युद्ध में पीछे हट गए थे, जिससे यह जो है जीत में सफलता नहीं प्राप्त कर पाया। तो इसने कई सारी चीज़ों को समझा और हथियारों को भी अपने फिर से उसे बनाया और पुनर्सृजित किया। और यहाँ तक कि जो इसके साथ नहीं दिए थे, मैदान से भाग गए थे, उनको, जैसे जो घुरिंद जो जाति के लोग थे इसके वंश के, अफ़गान लोगों को और खिलजियों को बहुत कड़ी सज़ा दी। जो युद्ध में भाग गए थे उनको तो बहुत ज़्यादा
सजा में क्या दिया था कि गले में बोरा बांध दिया था अनाज का। अब बोरा बांध करके पूरे राज्य में घुमाया इसने। और भी अन्य थे जो कि उनको कई तरीके से मतलब कि सजा देने का प्रावधान किया। उस समय फरिश्ता तो था नहीं, फरिश्ता था 16वीं सदी तक। फरिश्ता जो है 16वीं सदी में वह एक इतिहासकार था। उसके अनुसार बताया जाता है कि उसने यानी गोरी ने बदला लेने की कसम खा ली थी और कसम खाया था कि जब तक मैं बदला नहीं लूँगा तब तक घाव नहीं भरेंगे। और शाही हरम में जहाँ पे उसकी सेवा होती थी, जहाँ पे उसका महल था, उसमें नहीं जाने की कसम खाई थी। और वह एकदम अब दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब हमें जो है क्या करना है कि बदला लेना है तो लेना है, चाहे धोखा से ले चाहे कैसे भी ले। अब वो जो है पूरे अपने सैनिक तैयारी के साथ पुनः अजमेर पर पहुंचा। देखिए अजमेर यहाँ पे है, अजमेर यहाँ पे है और अजमेर जो है दिल्ली तक शासक था चौहान का। और यहीं से जो है मूलराज को भेजा था, क्योंकि यहीं पे मूलराज नज़दीक है और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान रहा करता था। तो यहाँ से दूर होने के कारण यह नहीं जा पाया, बल्कि यही चला गया। अब जो है यह दिल्ली आने के बजाय यह सीधे अजमेर की तरफ आया। ठीक है, कहाँ आया? अजमेर। और अजमेर शायद नहीं आया, यह आया फिर तराइन के युद्ध में आया। और फिर यहाँ से अजमेर से पृथ्वीराज चौहान गया था अपने अन्य सैनिकों के साथ, अपने सेना नायकों के साथ। जब यहाँ पे गया तो देखिए यह धोखा कर गया ना। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी जीते हैं धोखे से। सबसे पहले बताया इसने कि यहाँ पे जाने के बाद तो पृथ्वीराज भटिंडा के आसपास आया था, तो अजमेर से चौहान ने भेजा कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति व्यवस्था चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप के साथ शांति रहे। और पत्र के साथ इसने समझौते का प्रयास किया चौहान ने। तो इसने भी आश्वासन दिया कि ठीक है संधि कर लेंगे और आपको हमें भी कुछ मिल जाएगा और आप भी अपने क्षेत्र में रहना। जब इसने संधि कर लिया और संधि की बात हो गई तो चौहान पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है, अब युद्ध नहीं करेगा। इसलिए वो अपने सैनिकों को जो है अब मतलब उस जिस तरीके से तैयार करना चाहिए था, अब वो भी आराम करने लगे निश्चिंत होकर। लेकिन सुबह 4 बजे ही, जब यह भी सारी सेना सो ही रही थी, इनके पास कोई हथियार नहीं थे, सारे जमा थे मतलब कि भंडार गृह में, और सभी भी अभी मतलब कि नींद वाले हालत में थे। और इसने लगभग सुबह 4 बजे ही हमला शुरू कर दिया, ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया और धोखे से हमला शुरू कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि अब चौहान की जो सेना थी वो पूरी तरीके से उतनी ज़्यादा तो मतलब तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्हें युद्ध का ज्ञान था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। इसलिए यह तुरंत जो है सक्रिय हालत में आए और तुरंत जो है इससे लड़ने के लिए अपने सारे योजनाओं को सफल कर लिए। लेकिन इस बार जो है गोरी पूरी अपने साजो सामान और सारी व्यवस्था के साथ आया था। और इसमें जो है जयचंद ने भी कुछ ऐसे तकनीकी बातें साझा की थी जिससे यह गोरी आसानी से कहाँ पहुँच गया था, तो अजमेर तक पहुँच गया और यह मोहम्मद गोरी को यहीं में हराया और पूरे अजमेर को लूट करके एकदम जला दिया। समझिए कि यह जब कसम इतना बड़ा खा लिया था तो ये जानते हैं कि एकदम नष्ट करने के लिए उतर गया था कि एकदम किस तरह से नष्ट कर देंगे। अरे भाई राजा हो तो राजा का हारना जीतना जो है काम ही लगा है, लेकिन यह ऐसा नहीं समझता था कि हम ही राजा हैं तो हम ही जीतेंगे, कोई जो और नहीं जीतेगा। तो इस तरीके से यह विचार रखता था और यह विचार जो है यही गलत विचार है।
जैसे मुस्लिमों में आज भी एक कानून है, हाथ के बदले हाथ, मतलब कि अगर ऐसे ही हाथ के बदले हाथ चलता रहा तो बिना हाथ का मुस्लिम हो जाएगा या मुसलमान धर्म हो जाएगा, तो वह नियम सही नहीं है। और यह नियम जो है देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यह कोरी से मेल आ रहा है, यानी कि उससे संबंध आ रहा है कि नहीं, जीतेंगे तो हमें जीतेंगे, यानी मृत्यु यानी हार, मतलब कि अगर हारे हैं तो हराएंगे, उसका बदला है। तो इस तरीके से जो है यह प्रथम जो सेकेंड तराइन का युद्ध है जीत जाता है, ठीक है। और इसने जो है सरस्वती नदी, जो जहाँ सिरसा है, सिरसा में सरस्वती नदी बहती है, चौहान को पकड़कर मार दिया जाता है और पूरे अजमेर को यहाँ पे बताया था कि लूट लिया जाता है, ठीक है। अब जो है इसका जो बेटा होता है चौहान का, उसको श्रद्धांजलि के तौर पर जो है गोविंदराज जो बेटा था फोर्थ, गोविंदराज चतुर्थ को शासक बनाया जाता है, ठीक है। गोविंदराज चतुर्थ जो कि शासक बनता है किसके, तो गौरी के प्रसाद के अनुसार, लेकिन उसका चाचा जो होता है विद्रोह कर देता है, ठीक है, विद्रोह कर देता है। और यहाँ से यह जो है कहाँ रणथंभौर भाग जाता है, यहाँ से यह जो है तो यह रणथंभौर भाग जाता है। जब रणथंभौर भाग जाता है तो इसका जो चाचा रहता है अजमेर पर कुछ समय तक शासन करता है, लेकिन जो गोविंदराज फोर्थ होता है वो रणथंभौर जाकर वहाँ पे अपने शासन और अपने नए वंश को वहाँ पे शुरू करता है। बाद में जो चाचा होता है हरि राजा, ठीक है, हरि राजा जो होता है अब घुरिंदों को हराने का प्रयास करता है, लेकिन बाद में ऐबक ने उसे पुनः हरा देता है, किसको, तो चाचा हरि राजा जो था गोविंदराज फोर्थ का। और इस हार को गोविंदराज हरि राजा फर्स्ट जो है सह नहीं पाता है और वह जो है आत्महत्या कर लेता है जलती हुई चिता पर कूद करके। तो देख सकते हैं कि कितना जो है मार्मिक ये जो है रहा। और देखिए पहले हमारा जो क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे मिला होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी और बात करते हैं। इसके बाद जो है जयचंद, ठीक है, जयचंद जो होता है उसने सहायता की होती है गोरी की, और आज भी कहा जाता है कि मतलब मुहावरा के तौर पर कि ये हमारे देश के जयचंद हैं। जयचंद मतलब कि देशद्रोही, देश के बारे में गुप्त सूचना देने वाला देशद्रोही कहलाता है। तो गोरी को चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी गुप्तचर सूचनाएं प्रदान की थी, जिससे गोरी बहुत आसानी से इसे जीतने में सक्षम हुआ था। और इसका कारण यह था कि जो जयचंद था उसकी बेटी, जो उसकी एक बेटी थी और उसकी जो स्वयंवर हो रहा था उसमें पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान वहाँ पे आता है और उसको अपहरण करके लेके चला जाता है। और यहीं से जयचंद को बड़ा गुस्सा होता है और यह काशी और उज्जैन के आस, उज्जैन तो मध्य प्रदेश में है ना, क्या बोलते हैं, कन्नौज के आसपास तक इसका शासन रहता है, किसका, जयचंद का। तो अब जयचंद की बारी आती है, क्योंकि जो घोरी था उससे मतलब यह नहीं है कि कौन मेरा सहयोगी है कौन मेरा विरोधी है, उसे तो चाहिए पैसा और पैसा। जब पैसे के लिए लूट मार करने के लिए, और सोचिए कि इतनी छोटी सी बात के लिए कि नहीं उसने हमें हराया तो पूरा जला दिया अजमेर को, तो इनको किस लिए छोड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ता है, यहाँ से जो है आगे बढ़ता है
देखिए अब जो है गौरी साम्राज्य देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। यहाँ से लेकर के यह पूरा यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से 1994 में 1194 में जयचंद ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराता है। किसके युद्ध में? तो चंदावर के युद्ध में, जो कि कन्नौज के आसपास पड़ता है और इसने कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, जो कि अच्छा रुकिए, तो देखिए यहाँ से यह जब आगे बढ़ता है तो गढ़वाल तक पहुँचता है और गढ़वाल में ही जयचंद शासक जो होता है, जयचंद यहीं का राजा होता है और इसका यहाँ तक मतलब कि बनारस तक यहाँ पे इसका शासक होता है, यहाँ पे शासन तक। तो गढ़वाल का शासक कौन था? तो जयपाल था और इसी के पास में चंदावर गढ़वाल में ही है। और 1194 में जमुना पार करके सबसे पहले क्या किया कि जयचंद को यहाँ पे हरा दिया। और इसके जो है आसनी किला चंदावर का है, गढ़वाल में आसनी किला। ठीक है, आसनी किला को शिवाजी ने भी जीता था, आसनी के किला को ध्यान रखेंगे। और बनारस तक आया, काशी, सारनाथ, इनको भी नहीं छोड़ा। ये सब भारत की सांस्कृतिक राजधानियाँ रही हैं। सारनाथ बौद्ध के बारे में या बौद्ध संबंधित बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं और पवित्र स्थल है, इसको भी किसी को नहीं छोड़ा। सबको क्या किया? सबको नष्ट कर दिया, सबको लूटा एकदम एक तरह से। तो अगर आप चाहें कि किसी भी गलत व्यक्ति का सहयोग करेंगे तो वह आपके साथ सही नहीं करेगा, वह भी मौका देखेगा तो आपके साथ भी क्या करेगा? वही गलत करने का प्रयास करेगा। और फिर 1198 में जा कर के कन्नौज जो होता है उसको भी बखूबी लूटता है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा तरीके से ये जो गजनी है, गजनी से भी ज़्यादा मतलब कि कठोर नीति जो है गौरी की हुई। अब जो है 1197 में भीम सेकंड को जो है हराने का काम, देखिए अब धीरे धीरे जो है गौरी जो था अब धीरे धीरे मृत्यु की तरफ चल रहा है, क्योंकि 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ से 1198 आ गया, मतलब कि धीरे धीरे बुढ़ा गया है, इसका काम खत्म हो गया है। अब इसके जो सैनिक होते हैं वह अभियान को जारी रखते हैं, यानी आगे बढ़ाते हैं। तो गुजरात में भीम सेकंड राजा हुआ करता था, जो कि सोलंकी वंश का था। उसको हराने का काम जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने किया। कितना से? तो 1198 में इसको हरा दिया। जब इसको हराया तो अपनी इसकी राजधानी थी अनिलवाड़ जो है सोलंकी वंश की राजधानी थी, इसको यहाँ पे लूट लेता है। ठीक है, अब इस तरह से धीरे धीरे अब गौरी का जो साम्राज्य बढ़ाने का काम था अब गौरी का ख़त्म हो जाता है। अब इसके जो सेनापति हैं, नायक हैं, वो काम आगे बढ़ाते हैं। तो अब आगे की बात करें तो इसमें जो है एक होता है बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसमें एक होता है बख्तियार खिलजी भी सेना नायक होता है। किसका? तो गौरी का। इसी में है यालदौज भी होता है, कुवाचा भी होता है। यालदौज और कुवाचा जो है तीनों, यह बख्तियार खिलजी और ऐबक, ये सभी गुलाम होते हैं। अब यहाँ पे बता दें कि जो बख्तियार खिलजी होता है वो पूरब की तरफ
अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम करता है, यानी पूरब की तरफ जाता है। अब पूरब की तरफ जब बढ़ता है तो वह देखा कि काशी तक तो पहले ही जयचंद को हराने का काम घोरी ने ही किया था, और इसके बाद बिहार की तरफ पहुंचा। बिहार की तरफ पहुंचा तो बिहार में पाल शासक हुआ करते थे। पाल शासकों को इसने हराया। पाल शासकों को हरा करके इनकी राजधानी पर कब्जा किया, जो कि उदंतपुरी। उदंतपुरी जो एक कॉलेज या विश्वविद्यालय था, इसको भी उसने लूटा, इसको जला दिया। उसकी आगे बढ़ा तो नालंदा विश्वविद्यालय थी, इसको उसने जलाया। बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, जिसमें जो भारत की एक सांस्कृतिक विद्यालय या बौद्ध धर्म से संबंधित विद्यालय या महाविद्यालय हुआ करता था, विश्वविद्यालय इसे कहेंगे। और बताया जाता है कि 3 महीने तक इस विश्वविद्यालय की किताबें जलती रहीं। इतनी सारी किताबें थी कि यहाँ पे 3 महीने तक इन किताबों से धुआं उठता रहा और इसने तहस नहस कर दिया। हमें यह नहीं समझ में आता है कि इन सबों को इतना ज़्यादा मतलब कि अग्रेसित होने का क्या मतलब था, महत्व था। यह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते थे और मानते थे कि हमसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। इसलिए जितने भी आने वाले मार्ग में कोई भी श्रेष्ठ आदमी दिखता था, उसको सबसे पहले यह हराने का और उसे जीतने का प्रयास करते थे। और कोई भी उनसे अच्छी कोई बिल्डिंग है, पुस्तक है, तो उसको वह पहले जला देते थे, न कि सीखने का काम नहीं करते थे, उसको जला देते थे। तो यह क्या है, बेवकूफ़ी होती है। ये जो है अच्छी बात, बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, इसे बेवकूफ़ी में गिना जाता है। अब देखिए, तो यह बंगाल तक पहुंचा, बंगाल के लखनऊता तक पहुंचा, और लखनऊता में जो शासक था वह जो है वहाँ से बंगाल छोड़ करके भाग जाता है पश्चिमी बंगाल की तरफ, और वहाँ पे अपना शासक चलाता है। क्योंकि इसको भी बंगाल के आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इसे लूटना था, और यहाँ से लूट करके फिर यह वापस चला गया। तो ये रहा किसका काम, तो बख्तियार खिलजी का। अब जो है एक अखनुंद की लड़ाई, अखुंद जो है, अदखुंद इसको कर सकते हैं, अदखुंद ये एक जगह है, और यहाँ पे अदखुंद में की तबाही हुई, ठीक है। और उस तबाही में मोहम्मद गोरी भी शामिल था। अदखुंद में मोहम्मद गोरी भी शामिल था, और इसमें अफवाह फैला दी गई कि सुल्तान जो है मर गया है, ठीक है। उसे अफवाह हो गई कि ये जो है ख़त्म हो गया, मार दिया गया है। अब जब मार दिया गया है तो इसने क्या किया कि वहाँ से, और अब जो है उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई शुरू हो गई तो अब यह धीरे से, अब उसको समझ नहीं आया क्या करें, तो वह सबसे पहले मुल्तान पहुंचा। सबसे पहले कहाँ पहुंचा, तो मुल्तान पहुंचा विद्रोह को दबाने के लिए। तो वहाँ पे उसका सेनापति ऐबक बेग था, वह ऐबक बेग से मिलता है मुल्तान में। आपको पता है कि मुल्तान जो है यहाँ यहीं पर है, और यहाँ पे जो है अरे पाकिस्तान यहाँ पे है, मुल्तान यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मिलता है ऐबक बेग से। अब ऐबक बेग जो है ऐबक बेग में इसलिए आता है क्योंकि ऐबक बेग में जो है अदखुंद में जब युद्ध हो रहा था तो उस समय ऐबक बेग ने इसे बचाया था, इसलिए यहाँ से यह वापस वहाँ यहीं आता है, ताकि यहाँ पे जो है उसकी सेवा होगी या उसे जो है सहयोग मिलेगा। अब यहाँ आया तो इसने जो है अदखुंद में जो है जो भी थे उनको हराया, और फिर जो है यहाँ से गजनी लौट गया, ठीक है। यहाँ पे गौरी जो साम्राज्य, जहाँ उसका राज्य था गजनी और गौर, वहाँ पे लौटा, और वहाँ पे उसका एक सेनापति था याल्दाउज, यह भी इसका जो है विरोध कर रहा था,
इसलिए जो है इसको भी यहाँ पे आके हराया। यलदौज में से यलदौज को हराया गजनी गौर में या गजनी में, ठीक है। और बाद में यलदौज ने इससे माफ़ी मांगी कि हमने विद्रोह कर दिया था, इसलिए इसे माफ़ भी कर दिया गया। अब यलदौज क्या था, खलियर है, अब इसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए जो है यह बढ़ा आगे की तरफ। आगे की बढ़ा तो यहाँ पे लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में शासक था। अब यहाँ आया तो यलदौज ने कहा कि हमको भी चाहिए इस क्षेत्र में अपना शासन चाहिए, तो ऐबक देने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए जो है तराइन का तृतीय युद्ध होता है, तराइन का थर्ड युद्ध जो होता है यलदौज और ऐबक के बीच होता है। इसमें यलदौज जो है हार जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझें कि किस तरीके से जो है भारत का जो इतिहास में और इतिहास का परिवर्तन कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि साहित्य क्या है इसमें। तो गौरी जो था खुरासान का जब जीत लिया खुरासान को, खुरासान जो है अफगानिस्तान में ही है, जब खुरासान को उसने जीता तो उसने मुइजुद्दीन की उपाधि ली, मुइजुद्दीन की उपाधि ली। और यह जो है सुल्तान की उपाधि लेने वाला भी पहला जो है शासक था। इसके बाद जो है इसका एक बेटा था, इसका बेटा जो था इसका नाम था मिन्हाज अल सिराज, मिन्हाज अल सिराज। इसका बेटा था मिन्हाज अल सिराज 1260 में। कब? तो 1260 में। हमने बताया कि इसकी मृत्यु जो है 1206 में हो जाती है, और 1206 में जब मृत्यु हो जाती है तो अब इसका जो सेनापति होते हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, वह जो है शासक बनता है, और वह 1208 तक जो है मतलब कि इसके यानी गोरी के सेनापति के रूप में ही शासक बनता है। अब फिर 1208 में यह गुलाम की जो इसे पदवी मिली होती है, यानी गुलामी जो इसने ली होती है उसको त्याग देता है, और उसके बाद जो है 1208 के बाद यह एक सुल्तान के रूप में शासक बनता है और दिल्ली पर अपना अधिकार जमाता है। तो उसके बाद देखेंगे इसका बेटा था 1260 में अपना किताब लिखा था जिसका नाम था तबाकत ए नासरी, तबाकत ए नासरी। अब इसमें ही सारी जानकारी मोहम्मद गोरी के बारे में, कौन कौन से अभियान किए, कब क्या किया, कैसे किया, सारे चीज़, उसके साथ साथ जो ऐबक हुए, सुल्तान हुए और सब खिलजी फिलजी से सुल्तान थे, इनके बारे में भी सारी जानकारी इसमें मिल जाती है, और इसी के आधार पर हम आपको इतना जानकारी बता पाए। ठीक है, और आज मतलब आपको यह समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ जो है देखिए 1994 में 1194 में, ठीक है, जब जयचंद ने हरा दिया तो उस समय एक खोखर जनजाति थी, खोखर जनजाति थी जो छुप छुप के क्या करती थी, इसको जो है परेशान करती थी। और यह जाति जो है हिंदूशाही थी, हिंदू थी, और हिंदू थी तो इन बड़े मुसलमानों, जितने मुसलमान थे, इन सबों को प्रताड़ित करते थे। मुसलमानों को खोखर वाले सब प्रताड़ित करते थे, पकड़ पकड़ के पीटते थे और उनको हाथ जीभ मूड़ी सब काट लेते थे खोखर वाले। और ये हिंदू वाले थे क्योंकि ये मुस्लिमों को जो है पसंद नहीं करते थे। सबसे बड़ा दुश्मन खोखर उसमें हुआ करते थे, जो कि भारतीय क्षेत्र में रहा करते थे। और इसका जो है 1994 के बाद खोखरों को इसने लूटना और इसके मतलब ख़त्म करना शुरू कर दिया। और इसने जो है
खोखरों को जो है पकड़ पकड़ के बहुत एकदम अंतिम तरीके से नष्ट किया, एकदम लास्ट इनका कर दिया, और इनको जो बेरहमी से कुचला, इनके जो घरों को लुटा दिया, ख़त्म कर दिया। तो यह आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है कुछ और जानकारी है थोड़ी थोड़ी, उसे हम पढ़ लेते हैं। तो ये सब आपने देख लिया। अब देखिए इसमें से इसके सिक्के के बारे में कुछ जानकारी है। इसने जो है कुछ उपाधि लिया था, सुल्तान गाजी, अल सुल्तान अल आजम और सिकंदर अल थानी, यानी ये अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहता था। सिकंदर अल थानी का इसने उपाधि लिया था। इस्लाम में चैंपियन सुल्तान गाजी, सुल्तान अल आजम और मोइनुद्दीन की भी उपाधि लिया था जब इसने खुरासान पर अधिकार कर लिया था। इसके यह सिक्के हैं, और इसका सिक्का जो है मध्य एशिया और अफगानिस्तान में ज़्यादा प्रचलित हुए, और सोने के सिक्के थे। आगे बढ़ते हैं। यह भी देख सकते हैं कि 1175 में जो है इनकी राजनीति जो है किस तरीके से आगे बढ़ी, और घुरिंद साम्राज्य जो है जितने भी नारंगी में दिख रहे हैं, ये आपको 1175 से 1205 तक इतने क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर चुका था। यहाँ देख सकते हैं कि 1200 में मोहम्मद गोरी, घियान अल दीन और मोहम्मद के शासनकाल के दौरान घुरिद साम्राज्य की इतनी बड़ी सीमा थी। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये सीमा थी, यानी इतना बड़ा साम्राज्य को घुरिद यानी गौरियों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। यहाँ पे देखते हैं कि तराइन का जब दूसरा युद्ध होता है तो इसमें राजपूतों का अंतिम स्टैंड क्या होता है, 1192 में लड़ाई जो है आप देख सकते हैं कि तीरों से यहाँ पे लड़ाई हो रही है। इसमें जो हार होती है तो इसमें घुरिंद, खिलजी और अफगान को बहुत बड़ी कड़ी सजा देता है। यहाँ पे बता सकते हैं कि अनाज से भरे जो बोरे होते हैं इनको गर्दनों पर बांध करके गजनी में खूब घुमाया गया। तो इसी कारण और इसको अच्छे से कमियों को उसने समझा, और इस प्रकार जो उसने कई सारे गलत तरीके भी अपनाए और धोखे भी अपनाए, ताकि वह 1192 वाला तराइन का युद्ध जीत गया। ये रहा बख्तियार खिलजी 1204 से 1206 में बंगाल में सिक्का चलाया। मुइज़ अल दीन मोहम्मद इस पर नाम अंकित किया अपना, और 1262 यानी 1204, देखिए ये संबत है, और ये 1212 जो है कि इनका और ये भी इसका है। तो नागरिक की दवंती के साथ घुड़सवार, और इसमें सब इसमें लिखा गया सब, ठीक है, इस जानकारी लिखी गई इसमें। तो इसमें सिक्के के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए इसमें एक चांदी का भी सिक्का चलाया गया था। चांदी का सिक्का जो है उत्तरी भारत में चलाया गया था। इसमें एक तरफ जो है देवी लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। एक तरफ देवी लक्ष्मी का उसका फोटो या उसको उत्कीर्ण किया गया था। तो इस तरह से अगर पूछा जाएगा कि लक्ष्मी का उत्कीर्ण वाला जो सिक्का सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने चलाया था, तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा गौर। जबकि संस्कृत में लिखा हुआ सिक्का या संस्कृत में लिखा हुआ लेख वाला सिक्का किसने चलाया, तो गजनी ने चलाया था। आगे देखिए यहाँ पे गजनी जो है जब मरा तो यह शाम की नमाज अदा कर रहा था, उस समय इसकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ तक बताया जाता है कि हत्या जो है कुछ लोग मतलब कि कई किताबों में कई अलग अलग बातें बताई गई हैं। तो ज़्यादा जो है बातें बताई गई हैं कि जो खोखर जनजाति के लोग थे, इनके साथ इसने बहुत बुरा किया था, और खोखरों ने ही इसे मारने का बहुत बड़ा और लंबा प्लान बनाया था। और इसमें 3 खोखर हुआ करते थे जिन्होंने इस प्लान में शामिल थे, और इसको जो है इस नमाज अदा करते समय इसकी हत्या कर दिए थे। और इसके मृत्यु पर देखिए लिखा गया है तबाकत नासरी में, जो 1260 में लिखी गई।
समुद्र और ज़मीन के शासक मुइज़-उद-दीन की शहादत दुनिया की शुरुआत से ही जिनके जैसा कोई राजा नहीं हुआ। वर्ष 602 में वर्ष 602 देख लीजिए 602 यह जो है मुस्लिम संवत से लिखा गया है, क्योंकि मुस्लिम संवत में 632 जो है क्या है 632 में मतलब कि मुसलमान संवत है वह चलाया जाता है। यस, और इसमें शुरुआत होती है 622 में 622 से। तो 622 देख सकते हैं कि 1244 ठीक है यह आता है, इसे देख सकते हैं। तो इस समय जो है इसके तीसरे दिन इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और दम्यक के पड़ाव स्थली पर गजनी की ओर जो मार्ग जाने वाला होता है वहीं पे इसकी मृत्यु होती है। ये तबाकत नासरी में लिखी गई है और इसका यह जो है मकबरा है, आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो घोर का मोहम्मद आधुनिक मंदिर जो पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान द्वारा 1194 से और 1995 में पाकिस्तान के सोहाबा तहसील की धामियाक में बनाया गया था, जहाँ इसकी हत्या की गई थी। दम्यक में इसकी हत्या की गई थी और यहीं पे जो है पाकिस्तान में वैज्ञानिक हुआ करते थे पाकिस्तान के अब्दुल कादिर, और ये अब्दुल कादिर ने ही इसे बनवाया था। और अब्दुल कादिर जो है परमाणु वैज्ञानिक हुआ करता था। समसामयिक स्रोत के अनुसार घोर के मोहम्मद को वास्तव में गजनी में दफनाया गया, यहाँ मारा गया, कुछ दिन तक यहाँ दफनाया गया, फिर इसे ले जा करके गजनी में दफनाया गया था। इस तरीके से गजनी के बारे में जितनी जानकारी थी पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी छूटती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट में लिख करके, और अगर इससे संबंधित कोई सुझाव हो ज़रूर आप हमें बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे प्रेरणायुक्त बातें लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।